आज मैं आप लोगों को लोक व्यवहार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह व्यक्तित्व विकास का की पहली सीढ़ी है। लोक व्यवहार का मतलब लोगों के व्यवहार करने की कला, लोगों से व्यवहार करने का तरीका। हम चूँकि लोगों के बीच में हैं, लोग हमारे आसपास हैं, इसलिए हम उनसे उनसे व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए, किस तरह से हमें उनके साथ रिश्ते बनाने चाहिए और उनके मुताबिक क्या काम करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता होता है। हम लोग व्यवहार से अनभिज्ञ रहते हैं। हम जो उचित समझते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं, जो हम उचित समझते हैं वैसे ही उनसे बातें करते हैं। उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अनुचित लग रहा है, या मेरे ध्यान में नहीं रहता। लेकिन आज ये नई शिक्षा प्रणाली ने ये हमको सिखाया है कि लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। और इसके बारे में एक अच्छी पुस्तक लोक व्यवहार के नाम से प्रचलित है, जो डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है। ये इंग्लिश में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज वो इसका हिंदी संस्करण लोक व्यवहार के नाम से उपलब्ध है मार्केट में। हम लोग इस किताब को, पुस्तक को खरीद करके पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है आज की डेट में, क्योंकि आज हमारे लिए बातचीत करना, लोगों से संबंध बनाना, उनका सम्मान करना, अपना सम्मान बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। उसमें पहली चीज़ ये लिखा हुआ है कि हर इंसान ईश्वर का बनाया हुआ है और वो महत्वाकांक्षी है। हर इंसान महत्वाकांक्षी होता है। हर इंसान अपनी भलाई चाहता है, अपना महत्व चाहता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है, अपना फ़ायदा चाहता है। ये हर आदमी का इंसानी गुण है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन हम लोग इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। हम लोग अक्सर अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बात करते हैं, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी हमसे उतना ज़्यादा इच्छुक नहीं रहता है। वो भी अपने बारे में बोलना चाहता है, अपने बारे में सुनाना चाहता है। अगर हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो वो हमें पसंद नहीं करता है। उसी तरह से अगर मेरी बात अगर दूसरा शख्स नहीं सुनना चाहता है तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम स्वयं अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। इससे दूरियां बढ़ती हैं, संबंध बिगड़ते हैं। तो एक इसका हिस्सा है लोक व्यवहार का मानव स्वभाव। मानव स्वभाव यही है कि हम लोग अपनी भलाई चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं सुनना। दूसरा हिस्सा है मानवीय संबंध। मानवीय संबंध का मतलब ये हुआ कि हम मानवीय संबंध कैसे अच्छा बनाएं। उसके लिए हमें ठीक उल्टी तरह से सोचना पड़ेगा। हम दूसरों के बारे में सोचें, उनकी भलाई सोचें, उनके बारे में जानकारी लेना चाहें, उनको महत्व दें, तो वो भी हमें महत्व देंगे, वो भी हमारी बात सुनना चाहेंगे, वो हमारे बारे में जानना चाहेंगे। जैसे एक छोटी सी कहानी उसमें दी हुई है कि इससे ये दोनों पक्ष ये स्पष्ट हो जाता है। उसमें एक कहानी है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो यमराज के पास पहुंचता है। मृत्यु के बाद यमराज उसके पाप और पुण्य का हिसाब किताब देखते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने पाप और पुण्य बराबर बराबर किया है, 50-50% किया है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग और नरक दोनों में रहने का अवसर मिलेगा। तुम कहाँ रहना चाहते हो बताओ। वह व्यक्ति बोलता है कि पहले हमें स्वर्ग और नरक दिखा दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि मैं पहले कहाँ रहना चाहूँगा। यमराज अपने दूतों से बोलते हैं कि आप लोग ले जाओ, इनको स्वर्ग और नरक दिखा दो। यमदूत उन्हें पहले नरक में ले जाता है। नरक में वो आदमी क्या देखता है कि एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ बहुत सारे टेबल लगे हुए हैं और उसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने की सामग्री पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, और सबके हाथ में एक एक हाथ का चम्मच है। वे स्वयं उस चम्मच से खाने का सामान मुंह में डालना चाहते हैं, लेकिन वो मुंह में नहीं जाता है, बल्कि इधर उधर गिर जाता है। ये संभव नहीं होता कि वो उस एक हाथ लंबे चम्मच से अपने मुंह में खाना डाल सकें। इसलिए वो बहुत नाराज़ रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, आपस में झगड़े करते रहते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी रहती है और सब कोई खा नहीं पाता है। तो वहाँ पर सब सामान बिखरा हुआ है और सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। वो व्यक्ति वो यमदूत से बोलता है कि अरे यहाँ तो आदमी भूखे ही मर जाएगा, ये सचमुच नरक है, मुझे स्वर्ग दिखाओ। फिर वो स्वर्ग में ले आता है।
स्वर्ग में भी वो आदमी देखता है कि करीब करीब वही स्थिति है। बहुत बड़ा हॉल रहता है, वहाँ बहुत सारे टेबल्स लगे रहते हैं, उस पर बहुत सारे खाने के सामग्रियाँ रहती थी, और वहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और उनके भी हाथ में बड़े बड़े चम्मच रहते हैं। लेकिन वो एक अपने चम्मच से वो एक दूसरे के मुंह में खिलाते रहते हैं, सामने वाले के मुंह में खिलाते हैं खाना, और उनसे पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ खाना चाहेंगे। वो जब बोलते हैं कि ये खाना हम चाहेंगे तो वो खाना खिलाते हैं। फिर वही पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहोगे। तो फिर ये जो दूसरा आदमी जो बोलता है कि खाना खिलाने के लिए, वो उस सामग्री को खाना वो खिलाता है। इस तरह से वहाँ पर सामंजस्य है, वहाँ प्रेम है, वहाँ खुशी है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अनुसार काम कर रहे हैं। तो मानवीय संबंध का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि हम दूसरों की चीज़ों को समझें, दूसरे की मानसिकता को समझें, दूसरे की ज़रूरतों को समझें, दूसरे के लाभ और नुकसान को समझें, और उनके हिसाब से उनसे बातें करें। फिर वो आदमी हमसे मुखातिब होगा, फिर वो हमारी बातें सुनेगा, और हम जितनी उसकी बात सुनेंगे उतना वो हमारी बात सुनेगा। हम उसके बात का जितना जवाब देंगे वही उसे ही वो हमारी बात का जवाब देगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोक व्यवहार के इस काम को सीखें, क्योंकि मानव स्वभाव और मानवीय संबंध दोनों एक दूसरे के विपरीत है, हमारे स्वभाव से विपरीत है। इसलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें अपने विचारों को परिवर्तित करना है, अपनी आदतों को परिवर्तित करना है। इसके लिए थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी उसमें इच्छा के खिलाफ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सीख जाते हैं तो हम लोगों के प्रति काफ़ी उपयोगी होंगे, और लोग हमको पसंद करेंगे, हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात मानेंगे। यह पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी। चूँकि जैसा हमने बताया कि पैसा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व सिर्फ चीज़ों को खरीदने के उद्देश्य से है। इसके अलावे पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। इसके लिए कहावत है कि मनी कैन नॉट परचेज एवरीथिंग, बट नथिंग कैन बी परचेज विदाउट मनी। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन खरीदी जाने वाली चीज़ को बिना पैसे के भी नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए पैसे का महत्व सिर्फ खरीदने तक है। हम जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो पैसे से हम खरीदते हैं। इसलिए पैसा महत्वपूर्ण है, और पैसे के आगे भी बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो पैसे के बारे में हमें जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है, जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है, वो हमको पैसे के बारे में कुछ नहीं बताती। सिर्फ हमें यही पता होता है कि हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी करें, वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसको हम खर्च करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। इसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन आज नई शिक्षा प्रणाली हमें पैसे के बारे में बहुत ही मौलिक चीज़ बता रही है, बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत ही बुनियादी चीज़ें बताती हैं, जिससे हम उसके बारे में अच्छी सही जानकारी ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी किताब इसमें रिकमेंड की जाती है, जो रॉबर्ट कियोसाकी की है, जो बहुत बड़े वित्त विशेषज्ञ हैं और एक बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं। उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। ये बहुत ही मशहूर किताब है, जो 1990 में लिखी गई थी, और ये बेस्ट सेलर बुक में डिक्लेयर हुई थी। इसकी लाखों प्रतियां पूरे दुनिया में बिकी हैं, और कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। यह पुस्तक ऐसी है कि हर इंसान को पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस हैं और कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो इसके इम्पैक्ट स्टेटमेंट हैं। इसके कवर पेज पर 2 सेंटेंस लिखा हुआ है कि पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। दूसरा, उसमें रिकमेंडेशंस कुछ हैं अच्छे अच्छे लोगों के। उसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके घर में 8 से 9 साल का बच्चा है तो उसे आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ने को दीजिए। अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसे पैसे की रिश्वत दे करके इस पुस्तक को पढ़ाइए। दूसरा एक रिकमेंडेशन उसमें और है कि अगर काश कि मैंने ये किताब अपनी जवानी में पढ़ी होती, 20 साल पढ़ी होती, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया होता। इस तरह से उसमें जो रिकमेंडेशंस है वही पढ़ करके हमें इस पुस्तक का महत्व पता चल जाता है। उस पुस्तक में बहुत मौलिक चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत बुनियादी हैं और हमें नहीं पता। हम लोग नहीं पता होने की वजह से हम लोग पैसे के बारे में ज़्यादा अधिक चिंतित रहते हैं, अधिक परेशान रहते हैं। उसमें एक जगह लिखा भी है कि पैसा हमारे लिए समस्या नहीं है, लेकिन हम पैसे को समस्या के रूप में देखते हैं, क्योंकि पैसे के बारे में हमें पता नहीं है। पैसे को हम कठिन मानते हैं क्योंकि हमको पैसे के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो कठिन है हमारे लिए।
जैसे कोई विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है तो सब्जेक्ट उसके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन जब उस सब्जेक्ट के बारे में जान जाता है तो वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाता है। तो उसमें लिखा है कि अगर आप पैसे के बारे में बुनियादी चीज़ें सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो पैसा आपके लिए आसान हो जाएगा और ये आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक साधारण आदमी जो पैसा कमाता है वो किस तरह से कमाता है और पैसे कैसे इस्तेमाल करता है, और दूसरा आदमी उसी पैसे को कैसे कमाता है और वो कैसे इस्तेमाल करके बहुत ही आगे बढ़ जाता है, बहुत ही अमीर बन जाता है, बहुत पैसे वाला बन जाता है या पैसे की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसमें विशेष बात ये लिखी हुई है कि हमें पैसा कमाने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि पैसे की समस्या से मुक्त होने की बात करनी चाहिए कि हम पैसे की समस्या से कैसे मुक्त हों, पैसे के बारे में हमें सोचना न पड़े। पैसा हमारे लिए इतना धारा प्रवाह आता रहे जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए आ रहा है। हवा में ऑक्सीजन है और हम उसके उसके द्वारा हम सांस लेते हैं। हम हर सांस ऑक्सीजन के बिना नहीं, कोई भी सांस नहीं ले सकते, फिर भी हम ऑक्सीजन के बारे में कभी चिंता नहीं करते हैं, कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं, कभी उसके लिए कोई झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि इतना यह उन्मुक्त रूप से उपलब्ध है कि इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जीवन में पैसा भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा इस तरह का नहीं है, पैसे की कमी रहती है हमारे जीवन में, इसलिए हम लोग पैसे के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं और उसके बारे में अधिक चर्चा करते हैं। उसमें बहुत छोटी सी चीज़ लिखा हुआ है कि जो हम पैसा कमाते हैं वो किस ढंग से कमाते हैं। हम मेहनत करके, हम नौकरी करके, हम काम करके पैसा कमाते हैं, समय दे के पैसा कमाते हैं। तो चूँकि समय सीमित होता है, समय 1 घंटे में 24 घंटे ही मिलते हैं हमको, और उसमें हम 24 घंटे नहीं काम कर सकते, बल्कि 12 घंटे से ज़्यादा नहीं काम कर सकते हम लोग। 12 घंटे ही अधिक से अधिक काम करते हैं हम लोग। तो हमें जो पैसा मिलता है वो समय के अनुपात में मिलता है, हमारे 12 घंटे के अनुपात में ही पैसा हमको मिलता है। तो अगर हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ सकती है। इनकम एक फिक्स्ड हो जाती है, इनकम एक सीमा में बच जाती है, तो इसके चलते परेशानी होती है। दूसरा, पैसा कमाने के बाद हम उसका इस्तेमाल कैसे करें ये भी हमें पता नहीं रहता। हम अपने हिसाब से काम करते हैं, हम अधिक से अधिक पैसा खर्च करने में लगाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं और उसमें उस पैसे को लगा देते हैं। तो पैसा एक बार जो खर्च हो जाता है फिर वापस नहीं आता, वो हमारे पॉकेट से निकल गया तो फिर वो निकल ही जाता है। लेकिन इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि आप खर्च कम करिए और निवेश ज़्यादा करिए। निवेश का मतलब कि पैसा वहाँ लगाइए जहाँ से कि हमको पैसा वापस मिले, पैसे का रिटर्न हमको मिले, पैसे का हमको फ़ायदा मिले हमको वहाँ से। तो मूलधन अपना सुरक्षित रहेगा और उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर जो फ़ायदे मिलेंगे वो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, लंबे समय तक मिलते रहेंगे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हमारे पास चूँकि इनकम लिमिटेड है और खर्चे हमारे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम बचत कम कर पाते हैं, और बचत जो करते हैं उसे भी हम जहाँ डालते हैं, जहाँ निवेश करते हैं, वहाँ पर हमें फ़ायदा कम मिलता है। जैसे अगर हम 100 रुपया कोई व्यक्ति कमाता है और तो वो करीब ऐसा देखा जाता है कि 80 रुपया वो खर्च कर देता है, मुश्किल से 10 या 20 रुपया वो बचा पाता है। अब वो 10-20 रुपये वो कहाँ डालता है? अधिकतर वो बैंक में डालता है या पोस्ट ऑफिस में डालता है, वहाँ निवेश करता है, और वहाँ पर उसको जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, करीब आज की डेट में 6 से 7% ब्याज मिलता है। लेकिन महंगाई दर जो है वो 10% से ज़्यादा है। तो ये पैसे पर जो फ़ायदा मिल रहा है वो नेगेटिव हो जाता है, और पैसे का वैल्यू जो हम जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस और बैंक में उसका वैल्यूएशन कम होता जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है, मुद्रास्फीति ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पैसे का मूल्य अवमूल्यन हो जाता है। तो जो हमें इनकम मिल रही है, जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम मिलता है, और पैसे का भी डिवैल्यूएशन होता है। इसलिए हमें पैसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ की हमको ब्याज अच्छा मिले, जहाँ फ़ायदे अच्छे हों। तो इस तरह से 80% हमने खर्च कर दिया और 20% जो हमने जमा किया वो भी कम होता जा रहा है, उसका भी वैल्यूएशन कम हो रहा है, इसलिए हम हमेशा परेशानी में रहते हैं। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसके बावजूद भी हम हमेशा पैसे की कमी में रहते हैं, पैसे की दिक्कतों में रहते हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि हम अपने खर्चे को कम करें और निवेश को बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि एक साधारण इंसान
और एक जो अमीर इंसान है उसमें अधिक फ़र्क यही है कि 80% खर्च करने, एक साधारण इंसान 80% खर्च करता है, 20% बचाता है, जबकि एक अमीर आदमी 20% खर्च करता है, 80% बचाता है, 80% निवेश करता है। बचाता है मतलब सेविंग नहीं करता, बल्कि वो निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, चाहे वो अपने बिजनेस में करे या वो कहीं और दूसरी जगह करे, तो वहाँ से उसको रिटर्न काफ़ी मिलता है। वहाँ 80% जो भी रिटर्न आता है उसमें फिर वो 80% निवेश करता है और 20% खर्च करता है। इस तरह से जब भी उसे पैसे मिलते हैं उसमें 80% का निवेश करता है और 20% खर्च करता है। इस तरह से एक समय के बाद उसकी संपत्ति की वैल्यू इतनी हो जाती है कि उसका 20% में वो बहुत कुछ काम कर सकता है, लेकिन वो 20% खर्च करता है। 20% में हो सकता है कि वो बहुत बड़े मकान का मालिक हो सके, बहुत बड़े संपत्ति का मालिक, बहुत चीज़ खरीद सके, बहुत खर्च कर सके उसको, लेकिन 80% का जो सुरक्षित रहता है और वो उसके लिए काम करता है, इसीलिए वो अमीर बना रहता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पैसे के लिए काम करना और दूसरा पैसे से खुद के लिए काम कराना। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि अगर आप पैसे से के लिए काम करते हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फिर भी आप पैसे की कमी में हैं, आप अमीर नहीं हैं, आप गरीब व्यक्ति हैं, आप मध्यम वर्गीय हैं। लेकिन अगर आप पैसे के द्वारा काम करवाते हैं, पैसे ज़्यादा काम करवाते हैं और आपकी आमदनी अगर कम भी है तो भी आप निश्चिंत रहिएगा और आप अमीर रहेंगे, आप आर्थिक रूप से आज़ाद रहेंगे, क्योंकि आपका समय बच रहा है, आप पैसे कमाने में समय नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत मूलभूत अंतर है जो हमें नहीं मालूम। इसको उन्होंने बल्कि 4 वर्ग में बांटा है, ESBI, 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, 4 खानों में बांटा है। E मतलब एम्प्लॉई, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड एक तरफ, और B और I बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर दूसरी तरफ उन्होंने दर्शाया है। तो E और S वाले लोग, मतलब E जो नौकरी करते हैं और S जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे दुकानदार हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपना काम स्वयं करते हैं, ये दो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। तो E और S जो है, इस वर्ग के लोग समय के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए इनकी इनकम एक बधी हुई रहती है और ये हमेशा इनको काम करना पड़ता है और इनकी इनकम 1% होती है। लेकिन दूसरी तरफ B और I वाले लोग, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है, वो पैसे से काम कराते हैं, वो लोगों से काम कराते हैं, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड से काम करवाते हैं, इसलिए वो आज़ाद होते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो पैसे का निवेश करता है और उससे वो फ़ायदा उठाता है, बिना काम के फ़ायदा उठाता है, पैसे से काम करा के फ़ायदा उठाता है, इसलिए वो आर्थिक रूप से आज़ाद है। तो B और I वाले अमीर हैं और S और E और S वाले मध्यम वर्गीय माने जाते हैं। यह उन्होंने वर्गीकरण किया है। संख्या के हिसाब से उन्होंने बताया है कि E और S वाले लोग करीब 99% पाए जाते हैं और 1% लोग B और I कैटेगरी में आते हैं, जबकि पढ़ाई लिखाई के मामले में 99% लोग E और S वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत डिग्री होल्डर होते हैं, बहुत तरह की क्वालिफिकेशन लिए होते हैं। लेकिन B और I वाले लोग जो 1% होते हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, हो सकता है कि वो स्कूल और कॉलेज भी कभी नहीं गए हों। लेकिन इनकम के हिसाब से, मनी वाइज, ये जो E और S वाले लोग हैं वो 1% पैसा कमाते हैं और 1% पैसे में ही वो स्ट्रगल करते हैं, जबकि B और I वाले 99% पैसे के मालिक होते हैं। यह विश्व में रिकॉर्ड देखा गया है कि अधिकतर जो पैसे का मालिक होता है, 99% पैसे का मालिक B और I वाले लोग होते हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं, और 1% पैसा कमाने वाले लोग E और S वाले होते हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये वर्गीकरण उन्होंने किया है और इस वर्गीकरण जानने के बाद आपको एक नए विचार के बारे में पता चलेगा, आपके विचार में बहुत परिवर्तन आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और हम कहाँ पहुँच रहे हैं। जीवन के अंतिम क्षण में भी हम लोग पैसे की कमी में क्यों रहते हैं, पैसे क्यों परेशान करते हैं। धन्यवाद। फिर आगे और आपसे चर्चा करूँगा मैं।